Namaste. Welcome to the channel Learn and Grow L and G. तो आज का हमारा टॉपिक है एंट्री ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। किस तरह से यूरोपियन देशों की एंट्री हुई भारत में। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं पोर्टुगीज़ के बारे में, और ये दर्शाता है कि कौन सा यूरोपियन देश किस क्रम में आया था। सबसे पहले आए पोर्टुगीज़, पुर्तगाली, फिर इंग्लिश, अंग्रेज़, फिर डच, डैनिश, और सबसे आखिरी में आई फ्रेंच। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ पोर्टुगीज़ के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन ये सवाल उठता है कि क्या हुआ जिसके वजह से इंडिया की डिस्कवरी हुई। तो बात है 7वीं सदी की। उस समय अरब्स का दबदबा था, मतलब मुस्लिम देशों का दबदबा था इजिप्ट में और पर्शिया में, जिसके कारण यूरोपियन देशों का कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था भारत के साथ, और वो सीधा अरब से कांटेक्ट करते थे सिल्क, मसाले, स्पाइसेस और बहुत सारे स्टोन्स, मतलब प्रेशियस स्टोन्स, मतलब बहुत सारी कीमती नग के लिए। तो जिसकी वजह से उनका कारोबार अफेक्ट करता था। मतलब क्या था, बेसिकली रेड सी में ट्रेड की मोनोपोली थी अरब देशों की, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था, और यही बात यूरोपियंस को पसंद नहीं आती थी, खासकर पोर्टुगीज़। फिर 15वीं सदी में पूरे यूरोप में रेनेसा आया। अब रेनेसा क्या है? रेनेसा वो समय है जब पुरातन से यूरोप मॉडर्नाइज हुआ, मतलब पूरा नया बना, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुए टेक्नोलॉजी में। और उसमें से एक एडवांसमेंट था शिप बिल्डिंग का, मतलब जहाज को बनाने का। और यही आइडिया कि हम लोग को समुद्र के सहारे भारत का रास्ता ढूंढना है, ये ऑब्सेशन बन गया, सनक बन गया प्रिंस ऑफ पोर्तुगाल के लिए, जिनका निकनेम नेविगेटर भी था। वो ये चाहते थे कि वो मुस्लिम देशों के दबदबे को कम करें, वो क्रिश्चियन का, मतलब ईसाई धर्म का दबदबा चाहते थे। तो एक पोप थे, ईसाई धर्म में पोप, जैसे कि हिंदू में पंडित होते हैं, वैसे ईसाई धर्म में होते हैं पोप निकोलस V। उन्होंने जो प्रिंस था, जो राजकुमार था, उसको एक सांड दिया, बुल दिया 1454 में, जो कि ये दर्शाता है कि आप जाइए और समुद्र को नेविगेट कीजिए, ढूंढिए कि कहाँ पे क्या है, और पोर्टुगीज़ को बताइए लाके। लेकिन जब तक कि वो ढूंढ पाते, जो राजकुमार अगर ढूंढ पाता, उससे पहले उनका देहांत हो गया। फिर 1497 में आई ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। इसके तहत जो रूलर्स थे, जो शासक थे पोर्तुगल और स्पेन के, उन्होंने एक इमेजिनरी, काल्पनिक रेखा के द्वारा नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को डिवाइड किया 2 भाग में, और जो ईस्ट वाला भाग है वो दिया पोर्तुगाल को, मतलब ईस्ट को पोर्तुगाली नेविगेट करेंगे और वेस्ट को स्पेन नेविगेट करेगा। और फिर 1498 में भारत की डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय नन अदर दैन वास्को ड गामा। तो पोर्तुगाली ने कैसे शासन किया? तो कुछ नाम हैं। सबसे इम्पोर्टेंट नाम इसमें है वास्को ड गामा, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, अल्फोंसो डे अल्बुकर्क्यू, आप इसको किसी और तरह भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए, और नीनो डा कुन्हा। तो सबसे पहले बात करते हैं वास्को ड गामा के बारे में। वो जब आए थे इंडिया, तो 3 शिप लेकर आए थे अपने अंडर, और उनको लीड किए थे, जो उनको लेकर आए थे वो थे अब्दुल मजीद, एक गुजराती पायलट थे। तो उस समय कालीकट में जमोरिन का शासन हुआ था। तो पोर्टुगीज़ चाहते थे, उनकी ये मनोकामना थी कि वो जितना भी ईस्टर्न ट्रेड है, जितना भी कारोबार होता है ईस्ट में, वो मोनोपोलाइज करें, मतलब उनकी हुकूमत हो उस पर। और वो चाहते थे कि और भी जितने भी अलग दूसरे देशों के जो लोग हैं वो हट जाएं, और स्पेशली अरब्स। तो 3 महीने तक इंडिया में रहने के बाद जब वास्को ड गामा वापस गए पोर्तुगाल, तो वो अपने साथ जहाज लेकर गए, जिसमें वो भर भर के बहुत सारे हीरे जवाहरात और उसमें सिल्क, स्पाइसेस लेके गए। और जब वहाँ पे उन्होंने जाके उसको बेचा तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ,
और इस बात से एक बात बहुत ही क्लियर हो जाती है कि अगर एज अ मिडिल मैन, अगर बीच में अरब नहीं रहे तो पुर्तगालियों का कारोबार बहुत ही अच्छा रहेगा और उनको बहुत प्रॉफिट भी होगा। तो फिर वो वापस आए, वास्को ड गामा 1501 मतलब 1501 में वापस आए इंडिया। और उन्होंने जमोरिन को कन्विंस करने की, उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि वो अरब्स को हटा दें, लेकिन ऐसा जमोरिन ने मना कर दिया। और फिर उन्होंने ठीक कन्नौर में एक फैक्ट्री बनाई, कन्नौर में, और यहीं से पुर्तगालियों ने 3 इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर जहाँ से वो अपना कारोबार करें स्थापित किए, जो कि कालीकट, कन्नौर और कोचीन में थे। उसके बाद सब दूसरे महत्वपूर्ण जो शख्सियत है जो पोर्टुगीज़ के रूल में है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इन्होंने 1505 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ एज अ गवर्नर 3 साल के लिए, और इनको ये कहा गया कि अब जाइए और पोर्टुगीज़ की पोजीशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, मजबूत करिए भारत में। तो इनको क्या हुआ, इनको ऑपोजिशन सहना पड़ा जमोरिन से, और इनको थ्रेट भी था, मतलब इनको मामुलुके ऑफ सुल्तान और ऑफ इजिप्ट से, जिसके कारण वेनिस में जो कॉमर्स था, वेनिस का जो कारोबार था वो भी अफेक्ट कर रहा था, क्योंकि पोर्टुगीज़ बहुत ज़्यादा दखल दे रहे थे अरब को हटाने के लिए कारोबार से। तो उन्होंने क्या किया, इजिप्ट ने और गुजरात की नेवल आर्मी ने एक साथ पोर्टुगीज़ के खिलाफ लड़ाई की समुद्र में, और वो लोग जीत गए। और इसमें युद्ध में एक बात ये हुई कि जो अल्मीडा का जो बेटा था उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर दूसरे साल अल्मीडा वापस आया और उसने अपने बेटे की मृत्यु का बदला लिया और उन्होंने दोनों को हरा दिया। तो अल्मीडा ये चाहते थे कि वो पूरे इंडियन ओशन में अपना कंट्रोल करें। इस पॉलिसी को ये बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। उसके बाद वह तीसरी महत्वपूर्ण शख्सियत थी अल्फांसो डे अल्बुकर्क्यू। ये सक्सीड किए अल्मीडा को, मतलब अल्मीडा के बाद जो गवर्नर बने वो अल्फांसो थे। उनके रूल में एक पकड़ आ गई, जब उनका शासन था तो एक पकड़ हुई ईस्ट में, मतलब कारोबार बहुत हद तक पोर्टुगीज़ के हाथ में था। और उन्होंने परमिट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया, अगर कोई दूसरे देश के जहाज भारत में आएंगे, मतलब कालीकट में आएंगे, तो उन्होंने इसके लिए एक परमिट सिस्टम भी बनाया। और उन्होंने ही गोवा भी लिया सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में। और इन्हीं के शासन में सती को भी अबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया। और जो पोर्टुगीज़ मैन थे इन्होंने उनको एनकरेज किया कि आप जाइए और लोकल विमेन से, मतलब जो भारत की औरतें हैं उनसे शादी कीजिए और वहाँ पे बस जाइए। उसके बाद सबसे चौथी इम्पॉर्टेंट शख्सियत, महत्वपूर्ण शख्सियत जो है वो नीनो दा कुन्हा है। इन्होंने गवर्नर का पदभार संभाला नवंबर 1529 में 1529 में। और उसके एक साल बाद इन्होंने जो पोर्टुगीज़ का हेडक्वार्टर था भारत में कोचीन में, उसको शिफ्ट कर दिया गोवा में। तो इन्हीं के शासनकाल में जो बहादुर शाह थे, उनके बीच में जो युद्ध हुआ था हुमायूं से, तो बहादुर शाह ने नीनो से मांगी मदद। तो ये बोली ठीक है, मदद तो हम कर देंगे, लेकिन बदले में हमको चाहिए बसेन। तो वो बोले ठीक है, हम आपको बसेन दे देंगे। और बोले कि बहादुर शाह उन्होंने ये भी कहा कि आपको एक बेस भी देंगे दीव में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, हुमायूं पीछे हट गया युद्ध से। और क्या उसके बाद जो बहादुर शाह और नीनो का जो रिश्ता था उसमें खटास आ गई 1536 में। उसके बाद जो पोर्टुगीज़ की रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी, मतलब वो क्या सोचते थे धर्म के बारे में। तो मूर्स हैं वो मुस्लिम हैं जो अफ्रीका में रहते थे, उनको मूर्स कहा जाता है। और वो दुश्मन थे पोर्टुगीज़ के, और अरब भी दुश्मन थे पोर्टुगीज़ के। तो पोर्टुगीज़ की ये मंशा थी कि वो ईसाई धर्म फैलाना चाहते थे और मुस्लिम को कम करना चाहते थे। वो मुस्लिम में भी ईसाई धर्म फैलाने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया जाए, मतलब कि उनको सताया जाए, टॉर्चर किया जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद इन्होंने हिंदूज को भी परसिक्यूट करना चालू कर दिया, जिसके वजह से
लेकिन इसके बावजूद भी, ये सब करने के बावजूद भी, जो अकबर थे, अकबर के सामने पोर्टुगीज़ का जो इम्प्रेशन था वो बड़ा अच्छा था। तो 1579 में अकबर ने पोर्टुगीज़ को, जो पोर्टुगीज़ थे, उनको रिक्वेस्ट की, मतलब एक निवेदन किया कि आप 2 पंडितों को भेजिए, क्योंकि उनको बहुत इंटरेस्ट था थियोलॉजी में। अब थियोलॉजी क्या है? थियोलॉजी है धर्मशास्त्र, तो उनको इसमें बहुत इंटरेस्ट था। तो पोर्टुगीज़ तो बड़े खुश हो गए कि अब हम लोग राजा को ही बदल देंगे, उनको ही ईसाई धर्म में बदल देंगे, मुस्लिम से ईसाई कर देंगे। तो वो बहुत खुश हो गए कि अगर राजा बदल जाएगा तो प्रजा तो अपने आप ही बदल जाएगी। तो लेकिन क्या हुआ, ये मिशन उनका फेल हो गया कि अकबर को सिर्फ धर्मशास्त्र में इंटरेस्ट था। फिर ऐसे 2 और मिशन भी बुलाए गए 1590 में और 1595 में, लेकिन ये भी फेल हो गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में पोर्टुगीज़ का डिक्लाइन कैसे हुआ, मतलब कैसे वो भारत से चले गए। सबसे पहले तो उनका फेवर, जो मुगल उनको फेवर करते थे, वो उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? जब 1608 में विलियम हॉकिंस आए सूरत, तो जहांगीर के दरबार में, तो वो परमिशन मांगने आए थे अपने कारोबार के लिए। पोर्टुगीज़ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी किसी तरह से समझौता कराया गया दोनों के बीच में, और बोला गया ठीक है कि जो अंग्रेज़ हैं ये भी कारोबार कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पोर्टुगीज़, जो पुर्तगाली थी, उन्होंने जो अंग्रेज़ों का जहाज़ था उसको रोकने की कोशिश की सूरत में, और फिर वो लोग रुक, तो फिर और उसको कैप्चर भी कर लिया। फिर नवंबर 1612 में क्या हुआ, एक शिप, एक जहाज़ जिसका नाम ड्रैगन था, और जो किसके अंडर में था, कैप्टन बेस्ट, जो कि अंग्रेज़ की तरफ से थे, वो उन्होंने पोर्टुगीज़ के खिलाफ लड़ाई की और वो जीत गए। और दूसरी एक और बात कि जो पोर्टुगीज़ हैं वो समुद्र के लुटेरों के नाम से भी जाने जाते हैं, बहुत ही प्रख्यात हैं वो तो उन्होंने बंगाल में बहुत ही उपद्रव मचा दिया था इसे लेकर। जहाज आते थे, वो उनसे लूटते थे और फिर ले जाते थे। तो ये बात भी जहांगीर को बहुत ही बुरी लगी। तो और जहांगीर को बुरी लगी, लेकिन उन्होंने सब कुछ सारे रिश्ते ख़त्म नहीं किए पुर्तगालियों के साथ। लेकिन पुर्तगाल के सारे रिश्ते ख़त्म कब हुए? जब शाहजहां शासक थे। और एक और जो कारण था, वो बहुत ही डिसऑनेस्ट थे अपने ट्रेड पॉलिसीज़ में। अगर वो समझौता करते थे तो फिर वो पीछे हट जाते थे। तो वो बिल्कुल भी ईमानदार नहीं थे किसी समझौते में, और बहुत ही वायलेंट थे वो लोग। मतलब हिंदूज़ को परसिक्यूट करना, मुस्लिम्स को परसिक्यूट करना, वो उनका मेन जो मनोकामना थी वो थी ईसाई धर्म फैलाना। कारोबार तो बाद में आया। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात पुर्तगालियों का भारत से जाने के लिए वो ये थी कि उसी समय में ब्राज़ील जो देश है उसकी डिस्कवरी हुई थी, और उन्होंने जितना भी उनका जो ध्यान था वो ब्राज़ील की तरफ केंद्रित कर दिया था, जिसके वजह से वो भारत में उनका जो दबाव था, दबदबा था, वो काफ़ी कम हो गया था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।